Hello everyone, most welcome. Myself Riyasat Ali. You are all most welcome to my YouTube channel GS Mentorship for IAS. तो अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे जो ये यूपीएससी मेंस में अभी जो 2 दिन पहले हुआ है। एक्चुअली हम लोगों ने सेशन पहले भी डिस्कशन किया था, बट वो टेक्निकल एरर की वजह से उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोगों ने जो स्टूडेंट अभी अटेंड नहीं कर पाए थे उनके साथ ये फिर से दोबारा अटेंड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, तो बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? तो हम लोग बिना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जस्ट कि हम लोगों ने पेपर 1 का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो डाउट होगा, जो आप लोग मेरे साथ भी ऑनलाइन हो, जिनको जिनको जो डाउट होगा, जब मैं क्वेश्चन रीड कर लूं और जब डिस्कस कर लूं तो आपने क्वेश्चन रेज करना, देन विल डिस्कस ऑन द योर डाउट्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं ये बता दूंगा जो पेपर आया, राइट, इसमें अगर हम लोग कंपोजिशन देखें, हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री का जो मैंने क्वेश्चन सारे काउंट किया हूँ, इट इज अराउंड 75 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर आया हुआ है, 75 मार्क्स का ये आपका इंडियन सोसाइटी का पेपर आया हुआ है, एंड 100 मार्क्स का जियोग्राफी का कंपोजिशन आउट ऑफ 250 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंस दे सकते हो, यूपीएससी ने तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट इस साल इन्होंने यूपीएससी ने जियोग्राफी पे फोकस थोड़ा सा बढ़ा दिया, राइट। बट ये हर साल रहता है अराउंड 70 मार्क्स का ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है 70 to 80 मार्क्स का, तीनों पेपर में वेरी करता रहता है, तीनों सेक्शन में इस तरह से पेपर आता है, राइट। चलो अब लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, रॉक the rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। काफी लोग इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ जो डिस्कशन ये आ रहा सुन देखने में आ रहा है, काफी स्टूडेंट मेरे साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर जो जितने रिसोर्सेज हमारे हैं, जो खासकर इंडियन हिस्ट्री के में पहले चैप्टर में लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बुक में, सर वो रिसोर्सेज से हम अपने हिस्ट्री को कैसे जानते हैं? नहीं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो। कॉन्टेक्स्ट इसका क्वेश्चन ये है कि जो हमारे जितने रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं, राइट ना, वो हमारे हिस्ट्री को मुझे जानने में कितना हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये अगर हम लोग देखें, और मैं हमेशा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि 2 किताबें, अगर 6, 7, 8 की किताबें हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 बुक्स 11 क्लास की जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है, जो मेडिवल हिस्ट्री है सतीश चंद्रा की है, एंड एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा की है, ये 2 बुक पढ़ने में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है, जो इसमें जो उसका जो फॉन्ट है, काफी इश्यूज होता है। बट अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया थोड़ा टाइम लेके, आई कैन अश्योर यू पिछले जितने सालों में, पिछले 7-8 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं, आपको आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं श्योरिटी ले सकता हूँ, राइट। इसलिए 2 बुक अभी तक आप लोग नहीं पढ़ा है और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने इन दोनों इस क्वेश्चन को 2 इसी मॉक में जो मैंने मेंटेस सीरीज करवा रहा था, मैंने एक मेडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, अलग से क्वेश्चन बना कर दिया था, राइट। सर और ये सेम क्वेश्चन करा है हमने, और मेंटरशिप वाले बैच में भी कराया था मैंने। और एक और मैंने क्वेश्चन आप लोग को दिया था जो ओवरऑल टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कैसे रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्ट एंड हिस्ट्री को, राइट। और रीजन ये कि जो हमारे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जितने रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे, ये सिर्फ रिलीजियस प्लेस नहीं हुआ करते थे, ये एक हमारा डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में रहते थे, राइट। यहाँ से सारे आप सोसाइटी के जो मेजर डिसीजन हुआ करते थे रिलीजियस प्लेस से हुआ करता था, क्योंकि डोमिनेंस जो था हमारे, जो रिलीजन का जो हमारा डोमिनेंस था हमारे सोसाइटी पे, उसका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो हम लोग चलो देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ कहाँ कराया हो, राइट। अब देखो जैसे मेंटरशिप का जो मेरा अभी जो जीएस मेंस टेस्ट भी करवाया था मैंने, उसका ये 22 तारीख को पेपर हुआ था, 22 अक्टूबर को पहला मॉक था। अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग, medieval Indian architecture accommodate the entire range of structure that reflects the different aspect of life। अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ कि हिस्ट्री एंड आर्ट को कैसे करता है, तो जो भी हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सोसाइटी की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मेडिवल हिस्ट्री की तरह। लेकिन हमने यहीं तक नहीं सोचा, जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था, पेपर बना रहा था, तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री का भी ध्यान में रखा हुआ था, राइट। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में, अगर आप आओगे, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करोगे आप लोग, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आई एम टेलिंग यू, डिफरेंट पार्ट्स मतलब होल कंट्री की बात कर रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर, और डिफरेंट टाइप का, कहीं आपका द्रविडियन है, वैसारा है, ये सारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, राइट, है ना, पार्ट ऑफ इंडिया वाज रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, अगर जो ज्योग्राफी हिस्टोरिकल ले लो, चाहे ज्योग्राफी की बात करता हूँ, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना और नॉर्थ इंडिया की टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करोगे, राइट, ये वन ऑफ द आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में से आपका रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा, लेकिन ढेर सारे टेम्पल ऐसे जो रॉक कट के भी आर्किटेक्चर, राइट, वहां पे पूजा पाठ होते, राइट। तो
वहां पर आपको साउथ इंडिया में आपको वाटर टैंक मिलेगा आपको, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में नहीं मिलेगा। वजह साफ है कि नॉर्दर्न इंडिया का जो कल्चर है, जो लिविंग स्टाइल है, वहां के जो टेम्पल्स है, राइट, जो रिलीजियस इथॉस था, जो प्रिंसिपल थे, वो नदियों के किनारे या किसी बड़े वाटर बॉडीज के किनारे हमारे टेम्पल बनते थे, तो वहां पानी की जरूरत ही नहीं, पानी ऑलरेडी वहां अवेलेबल है, इसलिए वाटर टैंक के अंदर उस प्रीमाइस में रिक्वायर्ड ही नहीं। लेकिन साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर देखोगे, वहां का टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे, तो वहां आपको पानी की कमी होती है ना, बारिश के बाद जो अदर सीजन होते हैं वहां पर वाटर का प्रॉब्लम आता है, इसलिए वहां पर आपका, तो इस तरह से करके आप हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक इथॉस, आपका इथनिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट ओनली द आर्किटेक्चर, रॉकेट आर्किटेक्चर, बट ऑल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। तो आपको सिर्फ रॉकेट आर्किटेक्चर पे एम्फेसाइज करके इस आंसर को करना था। अगर ये दोनों मॉडल भी किसी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो आई थिंक वो सबसे, और 10 नंबर क्वेश्चन है, 150 वर्ड में आपको लिखना है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के टफ नहीं रहेगा, राइट। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? आगे चलें, shall I move ahead? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ लो आप लोग, देखो क्वेश्चन देख, दोनों क्वेश्चन देखने के बाद, रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। दोनों क्वेश्चन मर्ज कर दोगे, मॉडल पढ़ लोगे, तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसी श्योरिटी। लेकिन उससे भी बढ़ के मैं ये अपना हीरोपंती नहीं दिखा रहा हूँ कि आई एम गुड टीचर, मैंने क्वेश्चन करवा दिया, वही क्वेश्चन आ गया। मेरा कहना ये है कि जो आप जो सोर्सेज बताया जाता है उसको ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने मेंटर को कनेक्ट करके रखिए अपने आप से, अपने प्रिपरेशन में, डे टू डे लाइफ में रेगुलर पढ़ते जाइए, पूछते जाइए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने, जो नहीं समझ आ रहा, जो एरिया आपको नहीं समझ आ रहा, अपने मेंटर को पूछिए, क्योंकि मेंटर का काम होता है सिर्फ नहीं कि मेंटरिंग करना, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आने के ट्रेंड है हर माइक्रो टॉपिक्स पे, राइट, वो आपसे बेहतर उन चीजों को जानते हैं, ट्रेंड एनालिसिस जानते हैं। अगर अपने मेंटर को ढंग से आप कनेक्ट हैं उनसे, लगातार फीडबैक और उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सक्सीड इनटू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पाला पीरियड Yes, इज sir. मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्यूमरेट। अगर हम लोग पाला पीरियड की फाउंडेशन की बात करें तो हम लोग, और ये पता है आपका, अगर मेडिवल हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 12 ही पढ़ते हैं, एक पेज के अंदर आपको ये पढ़ोगे और ये आंसर लिख डालोगे, पाला चैप्टर नंबर 2, जस्ट सतीश चंद्रा की जो बुक है 11th क्लास की, आपको चैप्टर नंबर 2 पे सारे एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे, राइट। स्कॉलर्स मिल जाएंगे, बुद्धिज्म का आपका 750 में फाउंडेशन हुआ है, ठीक है ना, जो है उनका एक वन ऑफ द गोपाला थे, उन्होंने उसकी फाउंडेशन करी थी। बाद में उसके काफी जो काफी अच्छे जो शासक पैदा हुए, जो देवापाला करके हैं, फेमस है, ठीक है ना, और भी लोग करके जो काफी फेमस जो वहां के जो शासक उस टाइम के हुए थे, राइट। दे ये कंप्लीट जो हमारा था, हालांकि पाला के काफी रूलर बाद में डाइवर्स भी हुए थे, लेकिन स्पेसिफिकली जो एक सेंट्रल थॉट था इनका, दे वर फॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म, राइट, बुद्धिज्म को बहुत मानते थे। इसीलिए आप, और पाला का रीजन क्या था आपका, अभी प्रेजेंट बिहार है, बंगाल है, बांग्लादेश का भी पार्ट है, ये सारा पाला रीजन का एरिया था। आपको अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन की बात करें, पाला डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, राइट, जो फाउंडेशन है ये पाला, और ये सारे जो सेंटर थे ये सिर्फ एजुकेशनल सेंटर नहीं थे, बुद्धिज्म एजुकेशनल सेक्टर बोले की बात करें, या हम बुद्धिज्म मोनेस्ट्री की बात करें, या बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड सेंटर ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल रिलीजन की बात करें, तो एक सेंटर हुआ करता था। ये जो पाला डायनेस्टी के थे, इनका रिलेशन सिर्फ यही था ना, यही नहीं था, इनके काफी स्कॉलर तिब्बत में भेजे गए थे, राइट। जैसे उनका नाम है, एक स्कॉलर का नाम है संतरक शिता, ठीक है ना, एक दीपांकरा करके काफी बहुत फेमस स्कॉलर हुआ करते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे। दे वेंट टू द तिब्बत, आपके सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हो, मैंने कहीं अलग से पढ़ाई करके नहीं बता रहा हूँ, राइट। वहां से दे आल्सो यूज्ड टू ट्रेड विद द सम अदर सेंटर्स ऑफ द बुद्धिस्ट, जैसे मान लो आपका जावा सुमात्रा की बात करें, मालवा की बात करें, तो वहां पर शैलेंद्र डायनेस्टी थी, दे वर आल्सो द फॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म, और वहां से उनका ट्रेड था। ये यहाँ से काफी बुद्धिस्ट एम्बेसीज भेजे करते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो नेबरिंग कंट्रीज थी, राइट। तो इसलिए पाला पीरियड जो था ना बुद्धिज्म को राइज होने में, न कि ओनली द सेंटर ऑफ दिस जो नालंदा, और नालंदा का क्या था, नालंदा का अगर आप लोग देखो तो नालंदा से दुनिया भर के जितने बुद्धिस्ट थे, राइट, आपका चाइनीज ट्रेवलर की बात कर लो, राइट, फायान की बात कर लो, चाहे हर्षवर्धन के टाइम पे जो वेनसांग है, राइट, ये सब बुद्धिस्ट थे, राइट। दे केम टू इंडिया एंड पूरे इंडिया में उन लोगों ने घूमा और उसमें उन्होंने लिटरेचर लिखा है। उस लिटरेचर से हमको आज के दिन में ही पता चलता है कि बुद्धिज्म का राइज और जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट था वहां से क्या हुआ था, राइट। तो आपको ये एस्पेक्ट लिखना था और कुछ भी नहीं करना है,
चैप्टर 2 का पेज नंबर 12 पे अभी जाकर आप लोग देख लेना। ये सारा मैं वहीं से देख के बता रहा हूँ, मुझे भी याद भी था पहले का पढ़ा हुआ था, बट मुझे क्वेश्चन देखते ही मुझे क्लिक हो गया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से पिक किया हुआ, राइट? तो बेसिक बुक से आपको कहीं नहीं भागना है और अपने टीचर से, मेंटर से गाइडलाइन लेते रहिए। आपका यूपीएससी का जो है एग्जाम सक्सेसफुल रहेगा, काफी आपको हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। पहला पार्ट कह रहा कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी को इवैल्यूएट करिए, पहली बात, एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। तो दो पार्ट है आंसर का। जनरली स्टूडेंट का सिर्फ नेशनल मूवमेंट की बात और बंगाल पार्टीशन की बात करके भाग जाते हैं, पहला पार्ट का आंसर नहीं करते हैं और फिर उनको मिलेगा 2 नंबर 10 में से। आपको 10 में से 4 नंबर चाहिए, 4.5 नंबर लिए तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, उनकी पॉलिसी थी आपका उनका पीरियड था 1899 से 1905 के बीच में, पुलिस कमीशन का उनका था, मॉन्यूमेंट, सारे पॉलिसी खराब ही नहीं थी। मॉन्यूमेंट एक्ट उनका भी एक आया था उनका, ठीक है ना, अच्छा, ये 1904 में भी आया मिनी था। मॉक का हाँ, क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, ठीक है ना, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट उनका आया था, राइट? लेकिन अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें तो बंगाल पार्टिसिपेशन और यूनिवर्सिटी एक्ट का जो डिस्कॉन्टेंट जो इन दोनों एक्ट हुआ था, राइट, हमारे जो इंटेलेक्चुअल एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जो हुआ था, और पार्टीशन को लेकर जो हमारा मल्टी फेसेड इंपैक्ट पड़ा, नॉट ओनली द नेशनल मूवमेंट, हमारे एजुकेशन सेक्टर में पड़ा इनडायरेक्टली ऑन दिस एजुकेशन की जो पॉलिसी हमने नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड अदर पे इस पे वर्कआउट हुआ, वो हमारे लॉन्ग टर्म पे ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली हमको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प किया, एंड फाइनली नेशनल मूवमेंट में, राइट? डायरेक्ट नेशनल मूवमेंट की बात करें तो काफी उस समय पहली बार एक यूनिटी दिखा मेजर लेवल पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा, आपको स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन देखा, वीमेन पार्टिसिपेशन आपको दिखा, और ये पीसफुल दिखा। अगर 1857 और स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो दोनों में अगर देखें तो 1857 जनरली हमारा आउटब्रेक था, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन इस वाले में एक थोड़ी सी प्लानिंग भी दिखती है आपको स्वदेशी मूवमेंट में, राइट? टू फाइट अगेंस्ट द मूवमेंट, ठीक है, हम उनके जो मैनचेस्टर जो क्लोथ है उसकी बर्निंग करते हैं, उनका अपोजिशन करते हैं, राइट? नेशनल एंथम की गाने गाते हैं, राइट? एक प्रॉपर मोबिलाइजेशन होता है, कुछ लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी था लेकिन 1857 में वो सारी चीजें नहीं दिखता, राइट? तो हम लोग को ये सीखने को मिलता है इस वो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी से कि एक न कि आउटब्रेक, एक रिसेंटमेंट का आउटब्रेक हमारा 1857 की तरह नहीं हुआ था, जबकि एक प्रॉपर प्लानिंग और एक एजुकेटेड लोगों की तरह हुआ था, एक प्रॉपर नेशनल मूवमेंट पे, और लॉन्ग टर्म एक सस्टेन एक जेनेसिस हुआ, और इसी तरह नॉन वायलेंस का ग्रेजुअली, हालांकि बाद में थोड़ा उसके एक हमारा इसका जो आउटब्रेक ये हुआ कि जो मॉडरेट से नाराज होने के बाद जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जिनको बोला जाता है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, तो वो ये जो यूथ थे वो उनका जल्दी पाना था, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक सारे तरीके का कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना, मॉडरेट इस अपोज कर रहे हैं कि हम वायलेंट मेथड में नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर द पीसफुल पिटीशन अदर थिंग, बट एक न्यू टाइप ऑफ हमारा एक न्यू सेगमेंट राइज हुआ था, जो यूथ था, यूथ आया फ्रंट पे, आया फ्रंट पे लीड करने की कोशिश किया, राइट? तो एक डिफरेंट टाइप पर्सपेक्टिव से हमारा नेशनल मूवमेंट का यहाँ से जेनेसिस होता है, और आने वाले टाइम में जब आप देखोगे धीरे धीरे बीच में थोड़ा सा वैक्यूम भी आया था, फिर अगेन 1916 में हमारा होम रूल मूवमेंट आता है, एंड अगेन मूव करते करते ये एक जेनेसिस दिखता है, बस सिमिलर टाइप ऑफ हमारा आइडियोलॉजी गांधी पे जाता है, नॉन वायलेंट मूवमेंट, एंड अगेन मूव करता है, फिर आपको 1920s में आपको फिर अगेन रिवोल्यूशनरी ग्रुप, फिर से एक ग्रुप इंक्रीज होता है, इमर्ज होता है, जो फोर्स के बल पे जीतना चाहता है। तो एक साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरह के आइडियोलॉजी का यहाँ से जेनेसिस होता है, राइट? हम फोर्स के बल पे जीतना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं अंग्रेजों को, यहाँ से इंडिया से बाहर करना चाहते हैं, और सेकंड एक नॉन वायलेंट टाइप का एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वाला भी एक ग्रुप डेवलप होता है, राइट? तो ये हमको आंसर में इसमें करना था, ठीक है ना, क्लियर हो गया? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुम पैसिफिक जोन। अब आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत पहली बार आया, नहीं, ये क्वेश्चन दूसरी बार एक्चुअली आया, राइट? रिंग ऑफ फायर है और जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्लेट टेक्नोलॉजी का चैप्टर, और आपने भी सिर्फ मैप देखा होगा, अच्छे से मैप देखा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एग्जांपल देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? मैंने एक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्वेश्चन कराया था, राइट? आप लोगों ने दिया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस का ना, उसमें जो इंडोजेनिक फोर्सेस की बातें होती हैं और जो ओशन एरिया में जो इंडोजेनिक फोर्सेस की बात होती है, राइट? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपको पता है ना, ओशन ओशन प्लेट होता है, फिर ओशन एंड कंटिनेंटल प्लेट के टकराव, फिर कंटिनेंटल प्लेट का कोलिजन होता है, राइट? तो इस वाले एरिया में आपको दोनों एग्जाम, ओशन कंटिनेंट का भी कुछ फॉर्मेशन है, वोल्केनिक फॉर्मेशन, और ओशन ओशन प्लेट का भी है। तो ये सारे ज्योग्राफिकल एरिया देके सर्कम पैसिफिक जोन लिख के उसका रिंग ऑफ फायर से अपना बेसिक डिफिनेशन देके कुछ एग्जांपल दे सकते थे आप। जैसे मान लो
जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, फिलीपींस और जो छोटे-छोटे जो हमारे आर्किपेलागो हैं, जो आइलैंड्स है, राइट? इनका फॉर्मेशन हुआ था जो 2 ओशन प्लेट्स के हुआ था और टकराने के बाद क्या हुआ था? कि जो हमारे वोल्केनिक इरप्शन हुए ग्रेजुअली, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते गए और ये वोल्केनिक इरप्शन होते गए और फाइनली जब कूल होते गए समंदर के अंदर ही, तो ढेर सारे आर्किपेलागो, राइट? मतलब आइलैंड एंड देन फाइनली आर्किपेलागोस बनते गए। तो वहाँ एक एग्जांपल दे सकते थे, बेसिक डेफिनिशन दे सकते थे और ये कैरेक्टरिस्टिक में उसके प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक ये सारे डेफिनेशन लिख के और इस आंसर को अपना फुलफिल कर सकते थे। 150 वर्ड का आंसर उसमें आप अगर आप मैपिंग बना सकते थे तो थोड़ा-सा ड्रॉ कर सकते थे आप इस आंसर में, आपका अच्छा नंबर मिलेगा, राइट? क्लियर आगे चलें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। तो देखो अगर हम बात करें डिजर्टिफिकेशन की, डिजर्ट एरिया की बात करें, तो कुछ ऐसे क्लाइमेट होता है जिसको आप नाम लेते ही समझ में आता है कि वहां पर डिजर्टिफिकेशन है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, राजस्थान और ये वाला एरिया की बात करें, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वहाँ डिजर्ट एरिया है, क्लाइमेटिक रीजन है, टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई है, ठंडियों में बहुत ठंडा, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म। तो वो तो बात समझ में आती है, स्कैंटी एरिया, लो रेनफॉल फॉल जोन, ये सब बातें समझ में आती है। अदर पार्ट में डिजर्टिफिकेशन का इश्यूज है क्या? यस, वो होने लगा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनका इंपैक्ट जो ऐसा हो रहा है हमारे जो लैंड सिस्टम पे, जिसका डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो ट्रेडिशनल मेथड हो रहा था तो दैट इज फाइन। जब से हमारा फर्टिलाइजर आया, राइट, और फर्टिलाइजर को यूज करने का जो साइंटिफिक नॉलेज की कमी है, राइट, और लोग अननेसेसरी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, राइट, जितना नहीं होना चाहिए, वो हमारे डिजर्टिफिकेशन के लिए, लैंड की उर्वरक जो है उसकी 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 प्रोडक्टिविटी कम करने के लिए होता है, राइट। जो वाटर टेबल का जो शहरों एरिया में या इवन का रूरल एरिया में जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, राइट, वाटर बॉडीज होती है तो आपको पूरे एरिया को ना, आपको क्लाइमेटिक चीजों को जो जो हमारा इकोलॉजी को बैलेंस किया रहती है, राइट, आपका ग्रीनरी एंड ऑल दिस थिंग, वो वाटर बॉडीज अगर इंक्रोच होता जाएगा, खराब होता जाएगा, सिर्फ रूरल एरिया में नहीं हो रहा, अर्बन एरिया में नहीं हो रहा, आप तो रूरल एरिया में भी हो रहा है, राइट। तो इसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जिसका प्लस इंक्रोच हो रहा है, वाटर बॉडीज नहीं रहेगी तो इरिगेशन का भी इशू आएगा, प्लस वाटर जो अवेलेबिलिटी एंड ग्रीनरी की बात है कि क्लाइमेट को जो मॉडरेट करते हैं फैक्टर होते हैं वो नहीं रहेगा, तो वो होगा, राइट। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हमारे वाटर बॉडीज को हैम्पर कर रहा है। तो आपको इस आंसर में ये सारे फैक्टर लिख के और आपको दिखाना था कि ये सारे इश्यूज हैं जो हमारे जो नेचुरल एंड जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना, हैबिटेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अनप्लान्ड हैबिटेट। आप तो जो मिडिल क्लास वाले, जो मिडिल लेवल वाले जो सिटीज हैं, जो है ना टायर 2 टायर 3 वाले, वहां पर भी इस तरह की इंक्रोचमेंट एंड वाटर बॉडीज की ग्रेजुअली रिडक्शन होता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर आपको लिखने थे और इसका आंसर आपका डन था, ठीक है ना। इसमें आपको ये क्वेश्चन, इसका कॉन्टेक्स्ट ये मुझे लगता है कि जो अभी पिछले ईयर, लास्ट ईयर, यूएनसीसीडी की जो हमारा कन्वेंशन हुआ था इंडिया में, राइट, कन्वेंशन ऑन द टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये क्वेश्चन बेसिकली उसका जो ओरिजिन है, जो कॉन्टेक्स्ट देने का, ये वहां से, राइट। ठीक है, आपको इसके एग्जांपल भी दे सकते थे, इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दे सकते थे, लिख सकते थे एक दो की गवर्नमेंट इस ये इस पॉलिसी है। इस कन्वेंशन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था कि इन द नेक्स्ट बाय 2030 वी विल कवर अनदर 5 मिलियन जो हमारा एकड़ जो जमीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, हाँ उसको, हाँ करेंगे। और इसका एक डिफोरेस्टेशन वन ऑफ द कॉज है इसका, देखो हम भूल रहे थे, डिफोरेस्टेशन वन ऑफ द कॉज है, वन ऑफ द मेन कॉज है इसका। डिफोरेस्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बारिश होगी और बारिश पैटर्न के हिसाब से नहीं होती, काफी मेजर लेवल पर अगर डिफोरेस्टेशन होता है, ट्री कटिंग होती है, तो जो मानसून एरिया हो ना, वो जो एक पैटर्न है बारिश होने का, रेनफॉल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी बहुत ज्यादा बारिश आएगी, कभी बहुत कम बारिश आएगी। बहुत ज्यादा बारिश आएगा तो क्या होगा, आपका जो लैंड है, जो हमारा प्रोडक्टिव लैंड है, ऊपरी लेयर हो चुका, वो इरोजन हो जाएगा। इरोजन होगा अगेन इट विल लीड टू द डिजर्टिफिकेशन वाला, जो उसकी उर्वरा शक्ति को कम करेगा, राइट, उसकी प्रोडक्टिविटी कम करेगा, राइट, उसकी न्यूट्रिएंट को कम करेगा, सॉइल न्यूट्रिएंट कम करेगा, राइट। तो ये सारे फैक्टर इस आंसर के कंपोजिशन होते हैं। अंडरस्टैंड, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 ना, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन। अच्छा देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन अभी तक 6 में से 3 क्वेश्चन कराया हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। 2019 के मार्च और फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2-3 बार न्यूज में आया था, हिमालयन ग्लेशियर बोल के नहीं आया था, थर्ड पोल बोल के आया था, राइट। और पिछले मेंटरशिप वाले बैच में जो हमारे स्टूडेंट इस साल मेंस लिखे हैं,
उन लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगा होगा, बल्कि उनको तो अगर मैं बोल दूंगा कि वो 400 वर्ड के आंसर लिखते तो उस आंसर पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा डेटा उन लोगों को करवाया था, राइट। मैंने क्वेश्चन ये कराया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड पोल, और इसके जो क्लाइमेटिक जो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारे लोअर स्ट्राटा में, है ना। मैंने ये ऐसे करके डिस्कस किया कि जो लोअर रिचेज हमारे हैं, फ्लो रिवर फ्लो है जो वहां से रिवर्स निकलती है, उसका हमारे मतलब नॉर्दर्न प्लेन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा ये था। तो थर्ड पोल जानते हो, थर्ड पोल इस रीजन को बोला जाता है, हिमालय, हिंदू कुश और जो तिब्बतन रीजन में जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं, राइट, ये भी काफी पिघल रहे हैं। और उस न्यूज में जो द हिंदू न्यूज में ये था, कुछ 4-5 ग्लेशियर्स के नाम लिखे हुए थे जो ऑलमोस्ट अपने एग्जिस्टेंस खोते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खो रहे हैं, राइट। तो उन्हीं को देकर एग्जांपल द हिंदू में आया था, मैंने खुद पढ़ा और वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया था इस साल 2019 की बात कर 2019 की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से ठीक कुछ 18-19 20 महीने पहले, तो वो मैंने बनाया था। तो अभी देखो इसका इम्पैक्ट क्या है कि अब पहली बात है कि जो हमारे दोनों रीजन है, नेचुरल रीजन भी है और आप इसको कॉज लिखोगे, नेचुरल रीजन, एंथ्रोपोजेनिक रीजन। नेचुरल रीजन जो हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर का ये सारी बातें हो गई, एक तो वो गया। जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन ये है ना, उसमें सबसे वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वाले जो गाड़ियां वहां पर मूवमेंट बढ़ गया है हिमालयन जोन में, एरिया में जो सेटलमेंट हो गया है, और उसके जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जो हमारी गाड़ियां बन गई या जो भट्टियां जल रही है वहां पर, ठीक है ना, इनसे जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स, वो जाके रिसेटल डाउन होते हैं ग्लेशियर्स के सरफेस पे, और उनका अल्बिडो ज्यादा है, राइट। जब उनका अल्बिडो हाई होता है तो वो जब सनलाइट पड़ता है तो ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सरफेस होता है जो हमारे ग्लेशियर्स का, वो तेजी के साथ मेल्टिंग होता है। जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसका होगा क्या, फार रीचिंग इंपैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म में ये होगा कि काफी फ्लड आएगा, हमारे फ्लड लेवल का हायर वाटर फ्लो नीचे निचले वाले एरियाज में आपके बढ़ेंगे, राइट। पहला इंपैक्ट तो फ्लड आएगा तो अगेन प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपको ड्रॉट जैसी कंडीशन आना चालू हो जाएगी, राइट। प्लस उस वाटर रिसोर्स के बिहाफ पे जितने हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, राइट, डिपेंडेंट है, राइट, जो फॉरेस्टेशन है, राइट, वो सारा इंपैक्ट होगा। तो वो जब इंपैक्ट अगेन साइक्लिक प्रोसेस क्रिएट होगा, एंड अगेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगेन प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। अदर वाटर रिसोर्स की बात करें, अगर हम हाइडल पावर की बात करें, हाइडल पावर हमारा वन इस एरिया में जाता है हमारे जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा, उनके लिए वाटर रिसोर्स नहीं मिलेगा, राइट। इंडस्ट्रीज जो हमारे आपको काफी प्लेन रीजन है, जितना प्लेन रीजन है, इसमें इंडस्ट्रीज को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए वाटर रिसोर्स की कमी पड़ेगी, ठीक है ना। सोशल डिस्ट्रेस क्रिएट होगा, सोशल डिस्ट्रेस क्रिएट होगा तो पता है वाटर के लिए लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, जिसमें अगर नेशनल अगर हम बाउंड्री की बात करें अभी देख लो, आपका रिसेंट एग्जांपल है, और एक्चुअली मुझे लगता है क्वेश्चन आने कॉन्टेक्स्ट भी वही है। जो चाइना ने अभी अभी मैंने न्यूज में डिस्कस किया था आप लोगों ने, चाइना ने अभी पहले इससे पहले पिछले 2 साल पहले 3 उन्होंने डैम बनाया था हमारे ब्रह्मपुत्रा पे, और अभी लोअर स्टार्टअप जो बिल्कुल बाउंड्री की इंडिया और जो चाइना का बाउंड्री है, वहां पर उन्होंने एक उस नदी का, देखो नदी का नाम नहीं आता रहा, उन्होंने वहां पर अभी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया, राइट। तो वो चीजें काफी न्यूज में थी, राइट। तो अगर इस तरह से मेल्टिंग होगा और इस तरह होगा मेल्टिंग होगा, तो वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्या होगा, और जब सोशल डिस्ट्रेस बढ़ेगा, तो सिर्फ सोशल डिस्ट्रेस नहीं बढ़ता, सोशल डिस्ट्रेस सिर्फ सोसाइटी के लेवल पे नहीं होता, सोशल डिस्ट्रेस एट द लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, सोशल डिस्ट्रेस एट द स्टेट लेवल हो सकता है, सोशल डिस्ट्रेस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्री लेवल पे होगा। तो दोनों में वॉर हो सकता है, राइट, है ना। वाटर वॉर जिसकी बात करते हैं, नेक्स्ट अभी कुछ लोग प्रेडिक्शन करते हैं नेक्स्ट वॉर विल बी फॉर द वाटर, राइट। तो वाटर वॉर हो सकता है। अब हमारे इंडिया में देख सकते हो, तमिलनाडु और केरला वाली बात है, राइट। वहां वायलेंस इसलिए नहीं हुआ था कि लोग आपस में हिंदू मुस्लिम का वजह से, वो वाटर की वजह से वायलेंस हुआ था, जो अभी 2 साल पहले तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस किया था, राइट। तो ये सारा एस्पेक्ट जो उसका फार रीचिंग इंपैक्ट, एग्रीकल्चर हमारा बेस्ड है, हमारी अभी इकोनॉमी जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट की बातें होती है, हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 80 मिलियन पीपल, मतलब 80 करोड़ लोग, 80 मिलियन सॉरी मैं 80 करोड़ जो लोग हैं उसमें उस पर उनका एलिजिबल है। तो अगर हमारा इस तरह का जो फूड सप्लाई, फूड प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा, तो कल के दिन फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम भी इंडिया में आ जाएगा, राइट। दैट विल बी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस। तो मल्टीपल फार रीचिंग इंपैक्ट, सिर्फ वाटर रिसोर्स तो है, बट वाटर रिसोर्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सोशल डिस्टेंस बचाने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, फूड सिक्योरिटी का, इसका मल्टीपल कनेक्शन है। तो इस तरह से जब करके अपने आंसर लिखोगे तो आपको 10 में से 4.5-5 नंबर भी मिल सकता है, राइट। क्लियर हो गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन। अच्छा, ये दो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 2 3 4 5 3-4 बैच में करवाया था, अलग अलग बैच में, बिल्कुल ये बिल्कुल मेरा रटा हुआ क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
account for present location of iron and So steel yes, industries ये away आपने from sources of raw material by the आप लोग बताओ किसको किसको याद है मैंने क्वेश्चन जो कराया था बिल्कुल यही yes क्वेश्चन सर मैंने ये कराया मॉक टेस्ट में दिया सर ये मॉक सेम टेस्ट लाइन है में ना मिनी मॉक्स में है सर। यस सर। मिनिमम 2 में है देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप लोग economic development and emergence of new forces new market forces lead to changes of location of different industries on the basis of this statement discuss the factor that determine the location of cotton textile industries in India along with its significance in the अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बनाया इसलिए था ये और ये सिर्फ जो आयरन इंडस्ट्री के लिए यहाँ उन्होंने पूछा है लेकिन लोकेशन जो चेंजेस की बात हो रही है डिफरेंट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री के चेंजेस होने लगे राइट तो पहला हम लोग डिस्कस वो करते हैं ये मैं फाइनेंशियल जो क्वेश्चन मैंने 2 बनाया था इस साल अभी इसी साल अगस्त में एक क्वेश्चन मेरा बनाया था ये तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बनाया था कि कॉन्टेक्स्ट फाइनेंशियल वही है एक्सप्रेस में मैंने उसको न्यूज पढ़ा था और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिहाफ पे बना हुआ था कि जो कॉटन की जो है जो अहमदाबाद है सिटीज है उसके सुबर्बन इलाका में वहां पे शिफ्ट होना चालू हो गया था तो मैंने वहां से क्वेश्चन पढ़ के बनाया था लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का आप लोग पढ़ोगे तो मैं इस पहले पार्ट वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस कर रहा हूँ कि टोटल ओवरऑल जो है यहाँ पर टोटल सारी इंडस्ट्रीज क्यों शिफ्ट कर रही हैं फ्रॉम देयर रॉ मटेरियल वाले एरिया से लेकर अलग एरिया में तो देखो मैं इसका बेसिक डिस्कशन करता हूँ मैंने डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इमरजेंस ऑफ न्यू मार्केट फोर्सेस की बात करूं अगर मैं रियल क्वेश्चन चलता हूं ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 7 है ना तो न्यू मार्केट फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि हमको इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए लेबर अभी छोड़ते हैं रॉ मटेरियल चाहिए अब देखो रॉ मटेरियल जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही हो हम काफी रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं राइट अगर मान लो अगर हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने फार इनसाइड इंडिया में रखता हूं अगर और वो जो है रॉ मटेरियल वाले एरिया में तो जो हमको रॉ मटेरियल जो भी हमको इक्विपमेंट्स या जो भी चीजें हमको मंगानी पड़ेगी जो इंपोर्ट करना है अपने फाइनल प्रोडक्शन बनाने के लिए तो हम लाएंगे पहले पोर्ट तक फिर पोर्ट से अपने इंडिया में उस कॉर्नर तक ले जाएंगे जहां पर हमारा रॉ मटेरियल वाला एरिया है वहां हम क्या करेंगे प्रोड्यूस करके फिर वापस पोर्ट पे लाएंगे तो अपने दो जगह करना होता है अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट करेंगे फिर वापस पोर्ट भी लाना होगा और डोमेस्टिक में करने के लिए क्या होगा डोमेस्टिक सप्लाई करने के लिए जनरली हमको क्या करना होता है हमको गांव नहीं पहचाना होता है बल्क में हम क्या करते हैं जो जितनी मेजर सिटीज हैं हमारी राइट वहां पर हमारे इन्वेंट्रीज होते हैं हमारा वहां पर स्टॉक होता है दिल्ली हो गया चाहे बेंगलोर हो गया चाहे जो जितने बड़े मेट्रो सिटीज हैं उनके सुबर्बन इलाका में जैसे इंडिया में हमारा क्या है दिल्ली को देख लें अगर हम लोग तो नोएडा हो गया खासकर गाजियाबाद अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फरीदाबाद हो गया राइट तो आपको उनके ऑपरेशनल काफी चीजें बढ़ जाती थी लेकिन अब जो काफी जो ऐसे इंडस्ट्री जो शिफ्ट होने लगी तो दो तरह के शिफ्ट हो रही हैं एक तो पोर्ट की तरफ से नियर टू पोर्ट ताकि पोर्ट के पास जब जाएंगे अगर तो मान लो कि मेरा रूरल एरिया ये मेरा हाथ रूरल एरिया राइट जहाँ पे रॉ मटेरियल हो रहा है और ये मेरा जो हैंड है पोर्ट है यहाँ पर तो अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेटअप करते हैं इसके अगल बगल सेटअप करते हैं तो जो हमको फॉरेन से जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए जो भी असिस्टेंट चाहिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो अगर हम यहाँ पे अपने उस पे पोर्ट के पास लाके कर देते हैं उसके अगर नियर बाय में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता हूं तो हमको दोनों जगह कनेक्ट कर पाएंगे हम रॉ मटेरियल अपने इनसाइड इन कंट्री से ले पाएंगे और जो और रिक्वायर्ड चीजें हो अपने पोर्ट के पास करेंगे वही मैन्युफैक्चर करेंगे और वहीं से हम क्या करेंगे दोनों जगह सप्लाई कर देंगे अगर हमको एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे तुरंत वहीं से करके और प्लस अगर डोमेस्टिक सप्लाई करनी है तो हम डोमेस्टिक सप्लाई कर देंगे जनरली जो हमारे जो मार्केट है बिग मार्केट्स हैं दिल्ली हो गया मुंबई हो गया अहमदाबाद तो उसके सबर्बन इलाका में राइट हम करते हैं राइट तो ये चीजें हैं तो हमारे उसके लिए कैसे बेनिफिट मिला सबसे पहले आपको वाटर सप्लाई पहले हमको वाटर सप्लाई इतना मेजर नहीं हुआ करता था इसलिए हम ऐसे रॉ मटेरियल वाले एरिया में जाया करते थे वहां पे कोई नदी फ्लो कर रही होती थी ना नेचुरल वाटर रिसोर्स हुआ करते थे वहां से हम सेटअप करते थे अब वाटर सप्लाई गवर्नमेंट ढेर सारे मॉडर्नाइजेशन हो गया है पाइप वाटर सप्लाई हो रही है टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बात होगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया प्लस गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ आपको आने के लिए राइट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका ऐसे एरिया में होते हैं जहां से जो कंप्लीट जो हमारे डोमेस्टिक नीड को पूरा कर पाए और हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजों को पूरा कर पाए राइट तो ये सारी चीजें हैं राइट ठीक है बेटर ट्रांसपोर्टेशन आल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू राइट वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट ब्रिंगिंग देम सॉरी और जो पोर्ट एरिया होते हैं तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है
हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया की बहुत हायर है, बहुत ज्यादा है, अदर देन कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, राइट, अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ आने से हमारे हर लेवल पे इन्वेंट्री कॉस्ट बचता है, हमको दो इन्वेंट्री नहीं बनाने पड़ेंगे। पहले अगर रॉ मटेरियल एरिया वाले में प्रोडक्शन करोगे आप, तो आपके वहां पे आपको प्रोडक्शन यूनिट बनानी पड़ेगी और वहां पे इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, प्लस आपको एक पोर्ट के पास इन्वेंट्री सेटअप करनी पड़ेगी, प्लस आपको एक जो जितने हमारे बिग मार्केट्स है वहां के नियर बाई में आपको इन्वेंट्री सेटअप, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो ये सारे कॉस्ट आते थे, प्लस लोकल एरिया जो है जहाँ पे प्रोडक्शन, जहाँ पे रॉ मटेरियल एरिया है, तो वहां पर भी कई इश्यूज आते हैं। पहला इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वहां पर प्रॉब्लम करता है, ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट, प्लस इतने मैन पावर को लेकर वहां पर रखना और उनकी कॉस्ट बेयर करना, राइट। ये सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको पोर्ट के पास जितनी अच्छी से और जो आपको मेट्रो सिटीज के नियर बाय में जितनी अच्छी सप्लाई मिल जाएगी, जितने कॉस्ट पे, आपको वहां पे नहीं मिलेगी जो डीप इनसाइड वाला एरिया, राइट। तो ये सारे जो न्यू फैक्टर्स हैं, आपको शिफ्टिंग दो, आप लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए न्यू मार्केट फोर्सेस उसको फोर्स कर रही है, राइट। क्लियर हो गया डट? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप लोग दिखाया मैंने आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं। सोसाइटी के तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाउ कास्ट ना लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलोबरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशन। अच्छा चलो पहले मैं एक डिस्कस करता हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम राकेश मीना है, अगर थोड़ी देर में एक और आपके आदमी आए अब बोला कि मेरा नाम महेश या राकेश मिश्रा है, राकेश पांडे है, ठीक है ना, तो आपके माइंड में क्या क्रिएट होगा? ठीक है ना। अगर मैं पांडे बोल रहा हूँ तो आपकी ये जनरली आता है ना कि पंडित जी हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, रिलीजियस पर्सन है, इनका नॉलेज ज्यादा है, राइट। मीना की बात करें तो मीना की जो कल्चर है हमारे, तुरंत हमारा पहले जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जाएगा वो जाएगा कहां पर जाएगा? वो चला जाएगा आपको नॉर्थ में से, जो हमारा इंडिया है, राजस्थान, ये सारी जनरली मीना अदर कंट्रीज में भी है, कंट्रीज अदर पार्ट में भी है, एमपी में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है ना, हमारे यूपी के वेस्टर्न पार्ट में भी हैं काफी लोग हैं, ठीक है, दिल्ली में भी है उनका फाइनल रेजिडेंट। लेकिन बेसिक हमारा जो आइडियोलॉजी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जाएगा वहां पर जाएगा। प्लस जब लोकेशन वहां जाएगा तो वहां की फूड हैबिट, वहां का क्लोथिंग, वहां का फेस्टिवल मनाने का तरीका, वहां के जो ये फोक सॉन्ग, वहां के जो और भी चीजें हैं ना, जो एंटरटेनमेंट की चीजें जो या कल्चर पार्ट की, सोसाइटी पार्ट की जितनी अदर जो जो है, वो सारा आपका रिफ्लेक्शन होता है उसके नाम से, कास्ट से। क्वेश्चन करेगा हैज कास्ट, तो कास्ट के नाम से उसके सारी जो सोशल एलिमेंट्स है, सोसाइटी का जो पार्ट है, कल्चर रहन सहन, फूडिंग, लॉजिंग, उसके अदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट, वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मैं बोले कि मेरा नाम समथिंग जॉनसन है, मैं इंडियन हूं, तो मेरा तुरंत दिमाग चला जाएगा कि हमारा कहाँ जाएगा, उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा, राइट। तो ये बोल रहा, और ये बोला कि क्या ये इम्पैक्ट हो रहा है अभी? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं क्वेश्चन इसको रीफ्रेम कर दूं क्वेश्चन को, और मैं बोलूं कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट आंसर वही रहेगा। यस सर। तो अभी होमोजेनाइजेशन होना, राइट, विद द इमर्जेंस ऑफ पहले तो ये हमारे जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, होमोजेनाइजेशन, राइट, फूड हैबिट का होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फूड हैबिट पे, पिज्जा भी खाने लगे हम, और पिज्जा में एक कंप्लीट यूनिफॉर्म, यही वाला पिज्जा पूरे इंडिया में चल रहा, पिज्जा दो, ये वाला पिज्जा दो, ये वाला आइसक्रीम दे दो। पहले आइसक्रीम कहाँ होता था? पहले तो हम दही का वो खाया करते थे, योगर्ट खाया करते थे, राइट, दही का ना वो मक्खन खाया करते थे, वो हमारा कल्चर का। अब हम जाके पिज्जा खाते हैं। आइसक्रीम में भी वनीला, फनीला, ढकीना, पता नहीं क्या क्या देते हैं, सो मेनी डिफरेंट नेम, राइट, वो हम खाते हैं, राइट। फूड, हमारी क्लोथिंग जो हम अभी पहन के, अगर हम चाहे मैं चाहे खान साहब का बेटा हूँ, चाहे मिश्रा जी का बेटा हूँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट वाला बेटा हूँ, अगर सभी लोग अगर हम क्लोथिंग जीन्स और टी शर्ट पहन ले तो हमको समझ भी नहीं, हमारा कल्चर नहीं समझ में आ रहा है, राइट। इंडियन तो दिखेंगे बट हमारा कास्ट सिस्टम जो हमारा कल्चर है वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर, हम किस कास्ट से, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, पता ही नहीं चलेगा। हमारी लैंग्वेज ऐसी हो गई कि हमारी इंग्लिश सभी लोग बात करेंगे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर पता ही नहीं चलेगा, पूछना पड़ेगा भाई आप कहाँ से रहते हो, आपका नाम क्या है, तब हमको पता चलेगा, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा था, आपको कुछ नहीं करना था, सीधे जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन और जो लैंग्वेज इंग्लिश का इम्पैक्ट है ना, जो होमोजेनाइजेशन, राइट, बट इसका खंडन भी करोगे बाद में कि टोटली हम चेंज नहीं हुए हैं, राइट, सर्टेन लेवल इम्पैक्ट तो पड़ा है, राइट। हमने मॉडर्न फोटोज को अडॉप्ट तो किया अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में, बट टोटली वी हैव नॉट अडॉप्टेड। हम अभी ट्रांजिशन फेज में है। जैसे अगर मैरिज सेरेमनी की बात करें, राइट,
तो हम जो मैरिज होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, एक्सेप्ट एक दो सिंगल जो एग्जांपल लव मैरिज हो गया ना, वो अपने हिसाब से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बट मैक्सिमम चीज 99% केसेस में आप पाओगे कि जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा हर कास्ट का जो कल्चर है शादी करने का, उसके साथ हम शादी करते हैं। फेस्टिवल, कोई मेजर फेस्टिवल होता है, हम उसी टाइम पे जाते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जरूर हम खिचड़ी जरूर मनाते हैं। खिचड़ी का अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, खिचड़ी जो फेस्टिवल होता है, राइट ना, उसको उस सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो हमने कंप्लीट अपने कोर, जो हमारा सोसाइटी का जो कोर है, राइट, उसको हमने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा है, और हम कंप्लीट ही मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट नहीं किए। तो हम ट्रांजिशन फेज में, हमारा इंडियन सोसाइटी का, चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे यूनिटी इन इंडिया, इस पे एक और क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, राइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके आया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कोई भी फैक्टर हमारा सिस्टम का है, मैरिज हो, फंक्शंस हो, है ना, किनशिप हो, कोर नहीं चेंज हुआ है। ट्रांजिशन फेज में, ये हमको इस आंसर में आपको लिखना था, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे मैंने डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन में करवाया था अलग-अलग, यस सर, कर ठीक है, रहे हैं हमने मिनी मॉक्स में। हाँ, मिनी मॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया अलग-अलग टाइम में? डेली आंसर राइटिंग में करा है। डेली आंसर में करवाया, मैंने मिनी मॉक में करवाया, कभी कोविड का इंपैक्ट ऑन द सर वीमेन, कोविड का इंपैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी करवाया था। तो इंडियन सोसाइटी के एलिमेंट क्या है? वीमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, राइट, पुअर सेगमेंट ऑफ द वुलरेबल सेक्शंस हो गया, राइट। इनइक्वालिटी पे भी आरबीआई का रिपोर्ट आया था कि जो धनी लोग हैं इस कोविड में, तो उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, उनकी सैलरी और उनका जो टोटल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट और बढ़ गया, राइट। जबकि जो हमारा लोअर स्ट्रेटा है, जो लोअर मिडिल एंड जो पुअर पॉपुलेशन है, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ी है, राइट। तो आपको वो रिपोर्ट का नाम देना था, और उसको टोटली करंट बेस का क्वेश्चन है, कोविड-19 का इंपैक्ट ऑन द इनइक्वालिटी कैसे बढ़ा रहा है। कुछ डेटा अगर आपको याद हो वहां का, तो उस डेटा लिखना था, और पॉवर्टी कैसे और एक्सरबेट हुई है, राइट, और कैसे खराब हुई है, उसको इस आंसर में लिखना था। आपको टोटली आपका व्यू जनरेट करना था, एक दो डेटा से आपको सब्स्टिट्यूट करना था, आंसर का पूरा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन से बना के मैंने मेंस टेस्ट वाले में करवाया, सोसाइटी का पेपर को मैंने यहाँ पे लाया नहीं है, मैंने तो अदरवाइज मैं खोल लेता, दूसरे वाले लैपटॉप में है। मिनी मॉक में करवाया, डेली आंसर राइटिंग में 4-5 बार मैंने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी a consequence of rising cultural uncertainty? आर्ग्यू करना, आपको दोनों पार्ट लिखना है कि नहीं है। ये भी कर रहा है मिनी मॉक में कि बिल्कुल इफेक्ट करा ऑफ है, ग्लोबलाइजेशन और सोसाइटी में जितने क्वेश्चन आए, कोई यहाँ से छूटा नहीं, सब मैंने क्वेश्चन करवाया है। और एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना के दिया और कह दिया कि देखो मैंने क्वेश्चन करवाया। अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग एरिया में करवाया, क्योंकि मैंने वो जो 8 माइक्रो टॉपिक्स हैं, 8 माइक्रो टॉपिक मैंने 4 मिनी मॉक बनाया, राइट। तो इसलिए मैंने 4 मिनी मॉक बनाया था कि आपको कोई भी पार्ट, कोई भी एरिया छूट ना जाए, राइट। सब पे 5-5, 8-8 क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो आप अगर इंडियन सोसाइटी पे अगर आप 8 चैप्टर्स हैं और 8 के 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपको जितने भी हमारे जो जेन्युइन जो हाईलाइटेड इश्यूज है, कंटेम्परेरी एंड करंट इश्यूज है, आपको सारे कवर हो जाएंगे, राइट। इसलिए हमारी कवरेज अच्छी है। कम्युनिज्म पे मैंने काफी क्वेश्चन करवाए थे। तो डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म, अब देखो ना, अगर हम देखें रीजनलिज्म, ये कह रहा है कि जो रीजनल है, जो हमारी कल्चरल असर्टिवनेस है, वो हमको रीजनलिज्म की बातें करवा रहा है, राइट। तो आपको वो लिखना था, ठीक है ना, कल्चर की बात है, राइट। अगर कुछ रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो, अगर हम मेरा ख्याल है, तो आप खालिस्तान की जो बातें हो रही है, खालिस्तान मतलब सिख स्टेट की बात हो रहा है, राइट। जो हमारे पाकिस्तान का जो पंजाब का जो एरिया जो है बॉर्डर, और पाकिस्तान का जो पंजाब, दोनों मिला के वहां पर डिमांड है कि सिख स्टेट करेगा। सिख स्टेट मतलब सिख का टाइप का कल्चर, सिख रिलीजन, सिख टाइप के सारे लैंग्वेज, सब कुछ सिख रिलेटेड होगा, राइट। उनके ओरिएंटेड कल्चर, उनके ओरिएंटेड इकोनॉमी, उनके ओरिएंटेड सब कुछ रिलेटेड टू सिख। तो ठीक है ना, तो हमको कुछ एग्जाम्पल देने थे, और अब ये दिखाना है कि असर्टिव ऐसा है कि नहीं। तो आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स लिखना है कि कहीं कहीं ऐसी चीजें दिखती जा रही हैं, या अगर हम लोग अभी यहाँ पे देख कल्चरल असर्टिवनेस की बात करें, तो डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन अभी हम जो इधर वाला एरिया है, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, उसको भी एग्जांपल में दे सकते हैं, और एग्जांपल में दिखा सकते हैं कि सिमिलरिटी कैसी है वहां पर, वहां का कल्चर कैसा है, कश्मीरी लैंग्वेज क्या है, कश्मीरी के लोग क्या है, वहां का रहन सहन क्या है, राइट। तो क्या ये सेपरेटिज्म की बातें हो रही है क्या, राइट, या अलग अलग रीजनल एरिया की डिमांड की बातें हो रही क्या। आपको पॉजिटिव भी लिखना था, नेगेटिव भी लिखना था, फिर आपको सेंट्रल टेंडेंसी दिखाना कि नहीं हमारा ये चीजें हैं, कुछ कॉज है, उसके प्रॉज करके दोनों का आंसर लिखना था, ठीक है। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. ये this question is nothing but question number 1 का, अगर आपने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है कि रॉक आर्किटेक्चर,
ठीक है ना। तो रॉक आर्किटेक्चर वहां भी बात बोला, यहाँ की इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन की बात किया, राइट। तो जैसे अगर मेडिवल इंडिया की बात करें या एंशिएंट इंडिया की बात करें, अगर हम ये भी बात करें, अगर हम रॉक की बात करें, अशोकन पिलर का हम एग्जांपल दे सकते थे। हाँ, अशोकन पिलर्स पे जितने पिलर्स हैं, उसमें जो भी हमारे इंस्क्रिप्शंस है, इलाहाबाद का जो हमारा ये है, जो स्कंदगुप्ता का जो पिलर है, राइट, ये सारी चीजें, समुद्रगुप्ता का, राइट, ये सारे पिलर्स हैं, राइट। तो क्या हमारे ट्रेडिशन को दिखाते हैं, हमारे कल्चर को दिखाते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री हमारी वहां पर, राइट, मॉन्यूमेंट्स का, ठीक है। या अगर हम ये चारबाग स्टाइल के हम देखें, मेडिवल टाइम के देखें, या साउथ इंडिया के पंचायता टाइप का देखें, आर्किटेक्चर देखें, राइट, या जितनी हमारी फिलोसफी है, उनकी थॉट देखें, उनकी ट्रेडिशन देखें, रहन सहन देखें, तो हमको दिखा कि जितने भी आर्किटेक्चर है, ये ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर बना दिया और उसके हिसाब से हम रहना चालू किया, नहीं। हमारा जो आर्किटेक्चर बना, वो हमारे कल्चर, जो हमारा तरीका रहने का था, जो हमारा सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने उसको आर्किटेक्चर बना, हमारा फिलोसफी है। और जो फिलोसफी उसमें आपके आंसर में आर्किटेक्चर में दिखता है, आपको ये आंसर लिखना था। और ये कुछ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो आर्किटेक्चर के हैं, ये दोनों बुक अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छे से 3-4 बार रिवीजन किए हैं थ्रू आउट द ईयर में, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, क्लास 11 के एंशिएंट मेडिवल, राइट, सतीश चंद्रा एंड आर एस शर्मा, आई कैन अश्योर यू, पिछले 7 साल में 2013 के बाद सारे क्वेश्चन का मैंने एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है, और एक बार नहीं 10-10 बार किया हुआ है, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे, बारिंग 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल थोड़ा करंट से रिलेट करके आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन वहां से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो अभी 12 आया है, पर्शियन लिटरेचर, मैं बताऊं आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2018 में क्वेश्चन, जब मैं मेंस क्लास में मैं मेंस अपना लिख रहा था, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस उसमें अरब एंड चाइनीज ट्रेवलर की बात किया हुआ, राइट, कि वो उससे हमको अपने हिस्ट्री और कल्चर को कैसे जानने को पता चलता है। इस वाले क्वेश्चन पर्शियन लिटरेचर की बात किया है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या आप अल-बरूनी की बात कर सकते हो। अल-बरूनी ने क्या लिखा था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, अल-बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद लिखा हुआ था, ठीक है ना। फिर उन्होंने ताकीके हिंद लिखा हुआ था, अल-बरूनी ने लिखा हुआ है। अब्दुल रज्जाक है, उन्होंने, उनकी किताब है, उनकी राइटिंग्स है। इब्न बतूता है ना, वो तुगलक के टाइम पे आए थे, 1300 समथिंग 33-32 में आए थे, राइट। तो इनकी जो है, आपको तो ये लिखना था कि ये कौन है, इनका कौन-कौन सी लिटरेचर का नाम है, कौन-कौन से ट्रैवलर्स हैं, और पर्शियन लिटरेचर कौन-कौन सा है, राइट। उनके जो वर्किंग्स है, उनके राइटिंग्स है, और उसमें से कुछ की, या इंडियन के इकोनॉमी की बात में क्या बात करते हैं, इंडियन रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं, राइट। ये इंडियन के ट्रेड सिस्टम के बारे में क्या-क्या बात है, हम ओवरऑल वीमेन के कंडीशन के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, राइट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात क्या करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन की बात क्या करते हैं, राइट। ये सारी बातें आपको लिखना था, ये आपका सोर्सेस था, ठीक है ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13, since the decade of 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. ये भी क्वेश्चन मिनी किसी मॉक को याद है मैंने 2 कहा का, था, बिल्कुल यही क्वेश्चन, लैंग्वेज भी नहीं चेंज है। मिनी मॉक 2 में कराया सर। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री वाले में ना, यस सर, मैं अभी मॉडर्न दिखाता हिस्ट्री हूँ, का मैंने मिनी वो मॉक पेपर 2। लाया है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। होल्ड करिए जरा एक सेकंड, फिर से ये तुम हट जाओ भाई, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग रीड करिए, ये पीडीएफ फाइल है, क्वेश्चन नंबर राइट है, देखो ये क्वेश्चन मेरा मिनी मॉक 2 का है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मिनी मॉक 2 का है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बनाने के पीछे मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का रीजन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करोगे तो लिखा हुआ, सीधे लिखा हुआ, 1920s of 20th century has got new insights for Indian freedom struggle। तो न्यू इनसाइट्स में आपको ये लिखना था कि सोशल बेस हमारा बड़ा था। न्यू इनसाइट्स ना कि अदर वे हमारा, कि हमने जो द वे वी यूज्ड टू डू फ्रीडम स्ट्रगल, वो हमारा वे चेंज हुआ था। मैक्सिमम इंक्लूजन हुआ था, सारे आइडियोलॉजी लोग के लिबरल्स भी एक साथ आ गए थे। जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप थी वो भी हमारे इस टाइम में कि फ्रीडम स्ट्रगल में का फेस बन गए थे। जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी था वो भी इंक्लूड हुआ था, वीमेन पीजन्स, ठीक है ना। जो लॉयर क्लास थे वो भी हमारे आए थे, काफी लोगों ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको रिटर्न कर दिया था, राइट। तो सारे सभी आइडियोलॉजिकल बेस में जो हमारे ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का, ये क्वेश्चन जो है अपना, एक सेकेंड, पेपर दिख नहीं रहा ना, एक सेकेंड कुछ देखता हूँ, अभी कुछ टेक्निकल रह गया, एक मुझे रिटर्न होना पड़ेगा उसको, या ये चीज, ठीक है। पेपर, हाँ पेपर दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर, शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, अभी मैं कर देता हूँ उसको, अभी कर देता हूँ, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन करता हूँ, फिर से करता हूँ, एक सेकंड, ये आ गया, डन, क्लियर। यस सर।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन 13 डिस्कस कर रहा था ना, सिंस द डिकेड ऑफ, राइट। तो इस जो भी मैंने डिस्कस किया ये सारे बेस, इसलिए हमारा सोशल बेस, जो सारे जो आइडियोलॉजिकल बेस थे, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिकल बेस आ गए थे, हमारा सोशलिज्म को काफी इंपैक्ट आया था, जो हमारा रशियन रिवॉल्यूशन था 1917 का, उसका इंपैक्ट पड़ा था। तो उससे जो हमारी भगत सिंह वाली जो कम्युनिटी थी, राइट, जो इनके इनके ग्रुप का था, वो लोग भी सभी लोग इसमें हमारे नेशनल मूवमेंट में आ गए थे। तो जो हमारे नेशनल मूवमेंट का सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं रह गई थी, सिर्फ मॉडरेट एंड सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट वाला चीजें नहीं रह गया था। ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिटी, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रीज, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, सब के सब हमारे एक यूनिटी में आ गए थे और नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। आपको इस आंसर में बस उतना ही लिखना था, दैट इज डन, ठीक है ना। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फिर हाँ 1929 हाँ हाँ, वो भी लिख सकते, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of drought, flood, and interrupted navigation, ठीक है ना। क्रिटिकली एग्जामाइन, अब देखो क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंटर रिलेटेड के जितने बेनिफिट्स है सिर्फ वो लिख देंगे, और जो इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उसको बहुत कम लिखेंगे, कंक्लूजन करके निकल जाए, आपने वो पूरा कर देते हैं आंसर। बेसिकली आपको क्वेश्चन हाईलाइट क्या करना है कि अगर ये 3 पेज का आंसर है, 15 नंबर वाला आंसर, तो पहले पेज पे सारे इसके बेनिफिट लिख के आप बेनिफिट्स आप लिखिए और उसको आप वहां से फ्री हो जाइए। मेजर हाईलाइट आपको करना था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो 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 हमारी लैंड की स्लोप होती है और उसके हिसाब से रिवर हमेशा कोर्सेज चेंज करती रहती है, तो बाद में लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपका रिहेबिलिटेशन का काफी इश्यूज आएगा, राइट। तो जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होने थे, आपको वो इसमें ज्यादा मेजर हाईलाइट करना था, प्लस उस पर वे आउट लिखना। क्रिटिकल एनालिसिस से पूछा है, तो जो चैलेंजेस आएंगे उस चैलेंजेस पे आपको वे आउट लिखना, देन यू हैव टू गो फॉर द कंक्लूजन। and sir कंक्लूजन में आप expensive also expensive एग्जैक्टली require large इकोनॉमिक बर्डन, हाँ, फिजिकल बर्डन, ठीक है ना, वो सारी चीजें लिखना था आपको। तो ये सारी चीजें लिख के, और प्लस क्या है कि जनरली अगर हम देखें तो अभी जो हमारे कुछ रिवर लिंकिंग की बात है, तो साउथ और नॉर्थ की कनेक्ट करने की बातें हो रही है, राइट। साउथ में कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लड, एक्सेसिव रेन हो रहा है, राइट, फ्लड आएगा, तो फिर उस टाइम में अगर फ्लड आएगा और ज्यादा पानी, सारे दो दो रिवर की पानी उस इंटरमीडिएट जो कनेक्टिंग पॉइंट है, अगर उसमें आते जो जो दो दो रिवर कनेक्ट करते हैं, तो फ्लड रीजन और ज्यादा बढ़ेगा। ये भी है, तो न्यूमेरस इश्यूज आएगा, राइट, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। अभी अगर हम बात करें, जो वायलेंस अभी कर्नाटक में हुआ था, वाटर को लेकर हुआ था, चाहे वाटर बहुत ज्यादा पर्कुलेट हो जाए या वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाए, राइट, वो अगेन प्रॉब्लम मे राइज, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे राइज, राइट। तो ये सारे इशू लिखना, प्लस वे, उसके बाद वे आउट लिखे, फिर एक सस्टेनेबल कंक्लूजन। कंक्लूजन थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कंट्रीज में, राइट, नीति आयोग की उस पर रिपोर्ट है, वो सारा लिखते हुए प्लस एसडीजी से कनेक्ट करके अपना उसको लिखिए, तब जाके आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, suggest lasting remedies. अच्छा ये बताओ सर कि यही हमने क्वेश्चन कहा मैंने ऐसा हूबहू मैंने यही क्वेश्चन लिख पाया है। स्पॉन सिटी से वो जो आर्टिकल था 28 Yes, से sir. 29 अक्टूबर को एक क्वेश्चन, Yes, एक sir. आर्टिकल आया था द हिंदू में, स्पॉन्जी सिटी कॉन्सेप्ट, राइट, वो हैदराबाद में फ्लड के टाइम पे आया था कि स्पॉन्जी सिटी कॉन्सेप्ट क्या था कि अभी जो हमारी सिटीज है, राइट, तो उसमें 2-3 मेजर प्रॉब्लम है। जो सिटीज, खासकर हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद बात जो 100 साल पहले उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उस समय के हिसाब से, उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से जो जो ड्रेनेज पैटर्न बना हुआ था उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, जबकि पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई, राइट, ठीक है ना, वाटर कंजम्पशन बढ़ गया, राइट, ठीक है ना। तो ये चीजें है, एक तो ड्रेनेज पैटर्न सस्टेनेबल नहीं है, उसके साथ एक्सपेंड नहीं किया गया, प्लस जो डेवलपमेंट हुआ तो वो कंक्रीट मटेरियल का हुआ, राइट, उसके अंदर वाटर पर्कुलेट नहीं कर सकता, राइट, तो ये इसलिए वाटर लॉक जॉम, फ्लडिंग का इशू आ रहा है, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो, और सिर्फ वही आर्टिकल कोई पढ़ ले तो उस आर्टिकल में सिर्फ स्पॉन्जी सिटी का ही कॉन्सेप्ट नहीं लिखा था, वेरियस कॉजेज, स्पेसिफिकली हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि वेरियस कॉजेज क्या हैदराबाद में फ्लडिंग होने के, प्लस वे आउट डिस्कस किया हुआ, राइट, कि वेरियस, और ये आपका इंडियन सोसाइटी के, मैंने बार बार बोला भी था कि ये इंडियन सोसाइटी के, मैं तो जबकि ये मैं मुझे लगता है कि मैंने इसके सारे लिंक भी दिए थे आपको द हिंदू के, कि ये आर्टिकल पढ़ के इस आंसर को लिखना, राइट। तो वो सारे आपको इस आंसर में लिखना था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, और मैंने मेंस टेस्ट सीरीज वाले में भी दिया था आपको, जो सोसाइटी वाला पेपर मॉक 2 मैंने बनाया था उसमें दिया था, ठीक है। आगे चले, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी। पहली बात देखो, कह रहा है इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल
तो पहले ही आपकी स्ट्राइक होना चाहिए कि पोटेंशियल की बात करते क्या है पोटेंशियल इंडिया के पास, राइट? सोलर एनर्जी थ्रू देयर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट। अगर हम पोटेंशियल की बात करें और रीजनल वेरिएशन की बात करें, राइट, तो इंडिया में काफी ऐसा रीजन जो काफी डेंस फॉरेस्ट है, राइट, तो वहां पर सोलर एनर्जी हमको प्रोड्यूस करने में काफी चैलेंज आएगा। बट काफी ऐसा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल होल इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन है, तो हमारे ऊपर से कौन जाता है? ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर जाता है, राइट, यहाँ पे। तो हमको सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात है। और हमारे इंडिया के बीचों बीच से जाता है, राइट, मतलब गुजरात से होते हुए और आपके सीधे नॉर्थ ईस्ट के कनेक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट एक मेजर बिल्कुल बीचों बीच से हमारा स्ट्रेच को नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट दोनों कनेक्ट करता हुआ जाता है, राइट। तो हमको सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है। प्लस काफी ऐसे रीजन है जो ओपन है, राइट। नॉर्थ वेस्ट रीजन ही देख लिया जाए, महाराष्ट्र का रीजन देख लेते हैं, इसमें काफी एरिया ओपन एरिया है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो सोलर पैनल्स है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो एक पोटेंशियल की बात करनी चाहिए थी। अब तो एक रीजनल हमारा पोटेंशियल हो गया, प्लस और भी पोटेंशियल आप डिस्कस कर सकते हो कि इकोनॉमिकल पोटेंशियल की बात कर सकते हो, गवर्नमेंट की स्टेप जो है, जो गवर्नमेंट का मोबिलाइजेशन है वो उसका डिस्कस कर सकते हो, प्लस टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल की बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इसमें इस फील्ड में, है ना, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जो कुछ छोटे मोटे जो लोकल डोमेस्टिक का जो इश्यूज है, WTO में इशू चल रहा है, उसको गवर्नमेंट काफी वर्कआउट कर रही है। तो गवर्नमेंट हर एक एंगल पे, रीजनल लेवल पे, और अभी गुजरात का एग्जाम्पल है, फ्यू डेज पहले भी हम लोग, मैंने आपको थर्सडे या वेडनेसडे को मैं लास्ट में न्यूज डिस्कस किया था कि गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एंड विंड जो पार्क एस्टेब्लिशमेंट की बातें हो रही है, राइट, और उसमें प्लान है, राइट। तो ये सारी चीजें पोटेंशियल की बात करना था वेरियस एंगल से, राइट, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, साइंस एंड वो इनोवेशन, ठीक है ना, इंपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट की बात है, राइट। ये सारा एंगल से करके दिखाना कि ये पोटेंशियल है, और उसमें एलोबरेशन करने की बात की, तो आपको बस एलोबरेट करना था इस आंसर को, ठीक है। आगे चले। Examine the status of forest resources of India and its resultant impact on climate change. So ये भी हमने environment related एक question करा था। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन, ये आपको है सिमिलर क्वेश्चन नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट उसका वही है, थोड़ा context environment से related हाँ, वाला। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने कराया था, क्वेश्चन 17 पे। तो इसमें देखो, अगर बोला कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो पहले जो हमारी फॉरेस्ट रिसोर्स आई थी इंडिया में, टोटल फॉरेस्टेशन क्या है का लेवल है 33% चाहिए, भी हमारे पास कितना है 24 पॉइंट सम पॉइंट हमारा परसेंट हमारा फॉरेस्ट कवर है, राइट, जिसमें डेंस फॉरेस्ट समथिंग है। अब पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको वो दिखाना था, प्लस इसके वेरियस टाइप ऑफ जो हमारे फॉरेस्ट है, कहीं पे हमारा जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहीं पे हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उन सारे का उस रीजनल वेरिएशन पे उसका आपका क्लाइमेटिक क्या है, राइट। तो जैसे आप कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की बात कर सकते हो, उसमें भी गवर्नमेंट हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे उसमें थे, जो क्लाइमेटिक मीट में थे, उन्होंने बताया था कि अभी हमारे क्या 3 डेटा मैंने डिस्कस किया था ना, कि अभी तक हम लोगों ने 3 डेटा मैंने डिस्कस किया ना, 3 पैरामीटर, जो टारगेट हमने कितना उस पे जो INDC का, उसमें हमने अभी क्या टारगेट था और हम लोग का क्या अचीव हमने अभी तक किया हुआ है, या जो अभी इससे पहले 16 नंबर वाला क्वेश्चन, 60 नंबर वाला क्वेश्चन है, INDC वाले में क्या क्या टारगेट थे, तो उसमें वन ऑफ द टारगेट था कि हमारा फॉरेस्ट कवर हमको बढ़ाना है, राइट, जिसमें कितने मिलियन टन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, उसमें सेक्वेस्ट्रेट करेंगे, राइट ना। तो गवर्नमेंट स्टेप में ये सारा दिखाना था। सोलर एनर्जी वाले में भी हमारा टारगेट है, जो जिसमें कि हमारे INDC में है, रिपोर्ट ये कहती है कि वी आर मूविंग टुवर्ड द अचीविंग आवर ग्रीन जो टारगेट है, सस्टेनेबल SDG का जो टारगेट है बाय 2030। तो ये सारी चीजें आपको इस आंसर में दिखाना था, और जो अभी तक हमने अचीव कर लिया, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, और उसका जो क्लाइमेटिक इंपैक्ट है, राइट, नेगेटिव इंपैक्ट, और जो हम रिकवरी पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो ये सारी चीज आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना था। तो प्लस इसका मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो, प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो, और पॉलिसीज के इफ एंड बट चैलेंज, और दोनों लिखना था आंसर में, तो आपका आंसर पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन 18, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि क्या कास्ट सिस्टम जो हमारा अपना रिलेवेंस खोता जा रहा है, ऑलमोस्ट कॉन्टेक्स्ट यही है क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन कर ले हम अच्छे से कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, तो सोसाइटी के पार्ट क्या हमारे,
सोसाइटी का हमारा पार्ट है, कास्ट सिस्टम है, वीमेन है, ठीक है ना, मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, जो प्लूरल सोसाइटी है। तो इस पे जितना भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, सेम आंसर इसका वही है कि जो डाइवर्सिटी है क्या है, तो होमोजेनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो 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 ग्लोबल फोर्सेस की वजह से जो हमारे जो सारे जो सोसाइटी में जो होमोजेनाइजेशन होना रहा, कनेक्टेडनेस बढ़ने लगा, राइट, एजुकेशनल अवेयरनेस होने की वजह से जो हम जो कास्ट सिस्टम में का जो डिफरेंसेस था, जो कल्चरल डिफरेंसेस था, वो प्लूरलिटी थी, तो उसमें जो होमोजेनाइजेशन हो रहा, राइट, ये वाला इस आंसर कॉन्टेक्स्ट था। तो बेसिकली उस आंसर को लिखना था। वो आई थिंक उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पे करवाया था, ठीक है ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19, कस्टम एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन्स लीडिंग टू ऑब्सक्यूरिज्म, डू यू एग्री? देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो समझेगा नहीं अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएगा। कह रहा कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेसेस, कस्टम एंड ट्रेडिशन कह रहा है कि सप्रेस करता है रीजन को, लॉजिक को सप्रेस करता है, और वो क्या करता है, लीड करता है ऑब्सक्यूरिज्म को, प्रतिगर्भ, मतलब आपके जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है उसमें आपका एक रोड़ा बनता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। ये क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट यहाँ से पिछले 3-4 सालों में जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए, अगर हम सबारी माला केस की जजमेंट की बात करें, हाजी अली दरगाह की जजमेंट की बात करें, अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, अभी कुछ दिन पहले मई जून में एक न्यूज में था, द हिंदू में आर्टिकल 2-3 दिन लगातार आया था कि जो कर्नाटका में एक मदेसना करके एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना, जिस उसमें क्या होता है कि जितने SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो अगर पंडित जी का जूठा खा लेंगे तो उनका पवित्रता हो जाएगा, उनको मोक्ष टाइप का समथिंग मिलेगा, राइट, वो अपने सारे पापों से मुक्ति पा जाएंगे, राइट। बट अगर हम इसको रियल सेंस में देखें तो मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, राइट टू रिलीजन का है, राइट टू काइंसाइंस फ्रीडम का, मतलब ओवरऑल का है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना था तो कि ये क्या सप्रेस करता है, रीजन को देता है, जैसे आप सबारी माला में केस में है कि हम ये रीजन देते हैं कि नहीं नहीं हम 10 से और 50 साल के बीच के भी वीमेन नहीं जाएगी, क्योंकि उसका जो 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 इश्यूज है, उसके प्योरिटी से इश्यूज है, जो कॉन्सेप्ट है, हाइजीन से जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे मंदिर को में हमारा लॉस हो जाएगा। या हाजी अली दरगाह की केस देखें कि अगर वीमेन जाएगी तो दरगाह तो मेल पर्सन का है, वीमेन जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। उसका फंडामेंटल राइट है, सी इज हैज इक्वली इंटाइटल्ड, नेचुरल राइट भी उसका कि हम अपने भगवान को, अपने जहां से हमको दुआ लेना है, पवित्रता लेना है, हम सिमिलर मैनर में लें, राइट। उसमें किसी को जेंडर डिवीजन थोड़ी करना है, जेंडर लेवल पे चाहे एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करना है, या उसको नीचा नीचा या कम थोड़ी दिखाना, राइट। तो आपको बेसिकली ये पर्सपेक्टिव है, और ये सारे जजमेंट इस आंसर में लिखोगे और बोलो कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये अलाउ करता है करके। हालांकि बहुत पॉलिटी की तरह आंसर नहीं लिखा है, इसको सोसाइटी के आंसर की तरह लिखना था, बट जो रीजंस है उस रीजन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट लिखते, आपका आंसर डन था, ठीक है। आगे चलो, क्लियर हो गया? सर एक चीज पूछनी थी। सर इसमें जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सर इसमें दो एस्पेक्ट्स नहीं आ जाएंगे? कस्टम एक सुपरस्टिशन पार्ट है और एक पार्ट है कि व्हिच इज नॉट सुपरस्टिशियस। देखो अगर सुपरस्टिशन की बात करें, जैसे मान लो चाहे सुपरस्टिशन होगा, चाहे मदेसना की एग्जांपल लो, मदेसना की, राइट। अगर आर्टिकल 25 कहता है कि आप बिल्कुल फ्री हो इंडिविजुअल लेवल पे, आर्टिकल 26 ये कहता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कि एनी रिलीजियस कम्युनिटी है, जो डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट, हैव द सिमिलर फेथ, वो अपने रिलीजियस इशू को मैनेज करने के लिए फ्री हैं, दे आर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 26 इनको फ्रीडम देता है, राइट, मैनेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन, ठीक है ना, ठीक है। और हम ये दो एस्पेक्ट आ जाएगा ना कि मतलब अगर हम, क्योंकि अगर हमें सुपरस्टिशन को बैन करना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रिजर्व आवर कल्चर आल्सो। हम एक चीज एक रिलीजियस लैकुना पे नहीं जाएंगे, ट्रेडिशनल लैकुना पे सिर्फ एक को नहीं पकड़ते, हम ओवरऑल पकड़ते हैं, क्योंकि 15 वर्ड का ही आंसर लिखना, राइट। ये मदेसना भी कर लो, रिलीजन के नाम पे, चाहे सुपरस्टिशन, हमारे सुपरस्टिशन जो होता है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट किया जाता है? रिलीजन के नाम पे किया जाता है, राइट, कि आओ यहाँ पे ऐसा करो, आप पवित्र हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा ये चीजें हो जाएगा, आप बिल्कुल। अभी जैसे मैं महाराष्ट्र का, मैंने अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले आप लोग को न्यूज में डिस्कस किया था, महाराष्ट्र वाला केस डिस्कस किया था ना मैंने, जो महाराष्ट्र जो ब्लैक मैजिक एक्ट अभी जो पास हुआ, राइट। एग्जैक्टली क्वेश्चन वही है इसमें, कि जो आप देते हो कि रीजन लिखो कि ये लो, ये प्रसाद खा लो, और आपका ये पत्थर बांध लो, 5000 का पत्थर अपने हाथों में बांध लो, और आपको जो गोल्ड मेडल दे रहे हैं, तमाम जो उसमें इशू था, तो आप पवित्र हो जाएगा, UPSC क्वालिफाई कर लोगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो जो ट्रेडिशनल जो कल्चर देते हो कि ये हम ये करते हैं, या रिलीजन के नाम पे जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हो, राइट,
राइट ना। तो वो आपके क्वेश्चन की वो आपके तर्क को दबाने में, तो लॉजिकल तर्क को दबाते ही, लॉजिक तो कोई पॉइंट है नहीं कि आपने पत्थर बांध लिया और यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, या पत्थर आपने बांध लिया कोई आपने कोई समथिंग कोई यहाँ पे धागा बांध लिया अपने हाथों में, जो जनरली बातें हैं, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे या बहुत बड़े आप टाटा बिरला बन जाओगे। वो तो होगा ना। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने टीचर्स के साथ आंसर लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी तो 5-6 लोग हर साल करते हैं, क्वालिफाई कितने होते हैं? 700-800 लोग ही फाइनली करते हैं, राइट ना। तो ये लॉजिक जो है किसी चीज को अचीव करने का, चाहे बिजनेसमैन बनने का, चाहे यूपीएससी क्वालिफाई करने का, चाहे एनी अदर समाज की किसी इंडस्ट्री में आपको स्कोप करने का, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, या आपका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम के रिलीजन आपकी बात करता है, राइट। अभी सारे ट्रिपल तलाक की बात कर लो आप। ट्रिपल तलाक की रीजन ये दिया था कि हम तीन बार बोल दिए, तो चाहे गलती से गुस्से में निकल गया तो चलो उनका वो करवाओ। एक जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है, जो इविल प्रैक्टिसेस डेवलप हो गए, राइट। हालांकि उसका हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, मुझे पता है उसका क्या, कि उसका एक इविल प्रैक्टिसेस है वो सोसाइटी में, जिसको अडॉप्ट कर लिया उसको हटाया नहीं जा रहा, राइट। राइट। उसको बहुत जब हजरत उमर के टाइम पे जो उसको दिया गया था, उसको बहुत लॉजिकल रीजन दिया गया था, बट उसको मिसयूज किया गया, राइट। तो जो इल प्रैक्टिसेस है और ये बोल रहे हो कि नहीं ट्रिपल तलाक तो हमारा बिल्कुल है, हमारा सदियों से चला रहा है, हमारे दादा परदादा के, उसके बड़े पापा करते थे, हम ऐसे ही करेंगे, हमारे आप आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहे हो। देन उसमें एक और प्रोविजन है कि अगर इल प्रैक्टिसेस होगा, देन कोर्ट या जुडिशरी या गवर्नमेंट कैन इंटरवीन टू रिमूव दिस इल प्रैक्टिसेस या कस्टम, जो ट्रेडिशन के नाम पे जो लॉजिक दे रहे हो, इल लॉजिक दे रहे हो, दैट विल बी हटा दिया, क्योंकि वो हमारे लॉजिक को या हमारे डेवलपमेंट में एक अवरोधक है, एक बीच में रोड़ा है, एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है, राइट। आपको ये दिखाना था आंसर। डू यू एग्री? नहीं, हम एग्री नहीं है ठीक है ना। ये सारी चीजों को आपको दिखाना था। क्लियर हो गया? आगे चले। यस सर। How have digital initiative in India contributed, कह रहा है डिजिटल इनिशिएटिव कंट्रीब्यूटेड कर रहा है, ठीक है ना, टू फंक्शन दी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब देखो ना, इस पे मैंने कई बार क्वेश्चन करवाया, पीएम वानी आया था, मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे भी करवाया था, ठीक है ना। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने करवाया था रूरल इंडिया जो अर्बन रूरल डिवाइड है, खासकर जब उसका रिपोर्ट आया था आपका, आई थिंक प्रथम रिपोर्ट आप भी आया था, कोविड के टाइम पे आया था, जो जिसपे खासकर रूरल इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड की वजह से जो कितने स्टूडेंट, हर स्टेट सारे स्टेट का आया था, राइट। तो इस पे 3 अलग-अलग वो सारी चीजें आपको यूज करना था। भी आया था। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है ना। तो ऐसे वही प्रथम का एसईआर प्रथम का ही रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट का तो जो जितना है पीएम वानी एंड जो हमारा जो है, जो अभी रिसेंट इसका जो प्रोस्पेक्ट आया है ऑनलाइन एजुकेशन का, अदर जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा भारत नेट है, वो सारे एग्जांपल लिखना था। और अभी जो इंडिया में अचीव किया, बोला कि कंट्रीब्यूटेड कर रहा, तो कंट्रीब्यूशन अभी तक जो हमने अचीव किया, राइट। और खासकर स्पेसिफिकली अगर लॉकडाउन पीरियड की बात करें, राइट, जहाँ पे हमारे फिजिकल जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन बंद थे, वो सारे एग्जांपल लिखना था आपको इस आंसर में, अगर आपका आंसर है फुलफिल था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये करंट एंड कंटेम्पोररी इश्यूज का एक इश्यूज है, आपको वहां से लिखना था, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने डिस्कशन कर दिया। मैं देख रहा हूँ तो इसमें से कुछ 10, 12, 13 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आए हैं, रफली आए, तो बट मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कराया। मुझे खुशी इस बात ये है कि हम लोगों ने जिस तरह से मेंटरशिप में सारे बैच में 4, 5, 6 बैच जितने हैं, सब मैंने चीजें मैंने करवाई थी, उसका आउटकम हमको ये दिख रहा है कि हम लोग पेपर को काफी हद तक अप्रोच कर पा रहे हैं इन द वेरी लॉजिकल एंड सेंसिबल मैनर। एंड नेक्स्ट ईयर इसी तरह आप सभी लोग, जितने लोग भी ऑनलाइन हो, जितने अभी लोग ऑनलाइन नहीं है, मेरे साथ भी डिस्कशन नहीं है, इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे प्रॉपर सारे एंगल से, अपने स्टैटिक पोर्शन, कंटेम्पोररी इश्यूज, करंट इश्यूज कवर करोगे, एंड माइक्रो लेवल पे, जैसे अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, अगर 8 माइक्रो टॉपिक्स है, यू शुड बी हैविंग अ वेरी क्लियर आइडिया कि हमारा अगर हैदराबाद का फ्लड आया तो हमारा अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, राइट। अगर कास्ट सिस्टम है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा का नाम है कास्ट सिस्टम में ग्लोबलाइजेशन का ढेर सारा इंपैक्ट है इंडियन सोसाइटी में, तो उसके किस, तो कास्ट सिस्टम क्या, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के इंडियन सोसाइटी पे क्या था, हमको ये जानना चाहिए कि इंडियन सोसाइटी में कितने एट्रीब्यूट्स क्या है, कास्ट है, फैमिली है, मैरिज है, ओल्ड सिस्टम है, फीमेल है, वल्नरेबल सेक्शंस है, ये सारे हमारे सोसाइटी के पार्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन का हर सेगमेंट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस पे अपने कुछ एग्जांपल करके रखे रहोगे, स्टैटिक कॉन्सेप्ट करके रखे रहोगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आई होप डिस्कशन क्लियर होगा। 10 से 12, 13 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए हैं पिछले 6-7 महीने, जो हमने अलग अलग मेंटरशिप बैच में पढ़ाया है, मैं, ठीक है ना। थैंक यू, आई होप आप लोगों को काफी समझ में आएगा। जीएस पेपर 3 का डिस्कशन के लिए मैं अलग से टाइम बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वाइंड सर। अप करते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।